हेलो क्लास 11th वालों, कैसे हो सारे को। देखो भैया, फिजिक्स में ना आज मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। कौन कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद पढ़ाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों टॉपिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आओ मैं आपको 3 टॉपिक फटाफट से कराने वाला हूँ। देखो जल्दी से ना क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भैया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मेरे को नहीं पता क्या स्टेटमेंट लिखा है, पहले मैं पूरा समझाऊंगा, उसके बाद इस स्टेटमेंट में आऊंगा। क्लियर है ना? तो देखो भाई क्या बोलता है। देखो मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है अच्छा खासा, और इस पे मास क्या है भैया? एम। इसका मास कितना है? एम। मैंने एक चुन्नू को बुलाया। देखो भैया, ये मेरा एक चुन्नू है, और ये बेचारा यहाँ पे धक्का लगा रहा है। क्या लगा रहा है भैया? धक्का लगा रहा है। धक्का लगा रहा है मतलब कुछ काम कर रहा है, मतलब कुछ वर्क कर रहा है। और आपको एक बात का पता होना चाहिए कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा छोटा बात पता होना चाहिए क्या भैया, कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस चुन्नू ने भैया यहाँ पे क्या किया? फोर्स लगाया। जैसे इसने धक्का मारा तो ये बॉक्स थोड़ा सा आगे चला गया। कितना चला गया? तो मैंने बोला डीएस डिस्टेंस गया, एकदम थोड़ा सा। कितना? डीएस। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मतलब वर्क भी थोड़ा सा ही हुआ होगा। तो मैंने बोला कितना वर्क हुआ? तो डी डब्ल्यू वर्क हुआ। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएस। ठीक है भैया, मैंने क्या लिख दिया? डीएस लिख दिया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। बोलो हाँ या ना? तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? फोर्स भी इधर लग रहा है भैया, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे तो मेरा कॉस थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। बोलो हाँ या ना? अरे तुम भी इधर, वो भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया? एफ इंटू डी एस। एग्जाम में ये सब लिख देना ना, कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये कुछ लोग होते हैं नंबर काटने आते हैं। ठीक है भैया, सब कुछ लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है ना? तो एक बात बताओ, क्या आपने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। तो लिख दिया एम इंटू ए इंटू क्या? डीएस। और क्या आपने ये भी पढ़ा था कि भैया एक्सलरेशन क्या होता है एक्चुअल में? एक्सलरेशन होता है डीवी बाई डी। ये वी है ना, वेलोसिटी। ठीक है भैया, एक्सलेशन क्या होता है? डीवी बाई डी। तो मैंने एक्सलेशन की जगह पे क्या लिख दिया? डीवी बाई डी इंटू क्या? डीएस। और क्या आपने ये भी पढ़ा है कि भैया डीएस बाई डी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम ही तो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो डीएस बाई डी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो, v लिख सकता हूँ। डीएस बाई डी क्या हो गया मेरा? v। देखो ये रहा मेरा डीएस बाई डी क्या हो गया? v इंटू क्या हो गया? डीवी। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया? धक्का मारा। तो भैया मान लेते हैं कि पहले वेलोसिटी क्या था? v1, और बाद में वेलोसिटी क्या हो गया? v2। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने किया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू वी इंटू डीवी। कहां से कहां तक? v1 से लेकर v2 तक। ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, आपको पता है भैया मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू होता है। ठीक है, मास को बाहर ले आओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डीवी कहां से कहां तक? v1 से लेकर v2 तक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पता होना चाहिए भैया। इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होता है? पता है कि नहीं? कुछ नहीं है, पावर। तो पावर तो 1 है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जो पावर होता है ना उसमें एक ऐड कर दो। तो भैया 1 में 1 ऐड कर दिया 2, और जो वैल्यू ऊपर होता है वही नीचे आता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा? m है, तो यहाँ पे मेरा होने वाला है v स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? v1 से लेकर v2 तक। क्लियर है ना? अब देखो, तो मैंने क्या किया, एक बार क्या करते हैं भैया? v में रखते हैं v2 माइनस, और एक बार क्या रखते हैं? v1। तो मैंने v पे रखा v2, तो हो गया v2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस v के जगह पे v1, तो v1 के स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा? m v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m v1 स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत? कुछ दिख रहा है क्या? आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये मेरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी टू
टू मतलब बाद वाला, मतलब फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम है कि भैया किसी बॉडी पे जो वर्क होगा, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब वर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा मतलब क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और एग्जाम में आएगा हूबहू डिट्टो छाप देना, इस चुन्नू को जरूर बनाना, पूरा नंबर मिलेगा। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट, अब क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है, it states that the net work done by all the force, जितना वर्क हुआ, net work done by all the force acting on a body, acting on a body, किसी बॉडी पे ना, equals to the change in its kinetic energy। मतलब वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले एग्जाम में डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे जरूर, और उसके बाद पूरा थ्योरम यहां से यहां तक स्टार्ट कर देंगे। एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। करना ही क्या है, अपने को पता है ना, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। डीएस बाई डी क्या, डीएस बाई डी टी क्या होता है? अपना वेलोसिटी होता है। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। करते चल जाओ, अपने आप आ जाएगा, रटना थोड़ी है। ठीक है, चलो क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पढ़ाना है बर्नौलीज थ्योरम। देखो, बर्नौलीज थ्योरम मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला। बर्नौलीज थ्योरम मुझे अगर पढ़ाना है तो तीन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले भैया प्रेशर एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों एनर्जी के बारे में पता होगा तभी आपको बर्नौलीज थ्योरम समझ में आएगा। ठीक है, क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम? हल्का सा बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास ना पाइप है, ठीक है, एक पाइप है मेरे पास, लाइक दिस इज अ पाइप, और इसमें क्या जा रहा है भैया? वाटर फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन के फॉर्म में। देखो वाटर फ्लो कर रहा है। तो जब एक पाइप से वाटर आपका फ्लो कर रहा होता है, तब जाके वहां पे उसके अंदर तीन एनर्जी होता है। एक होता है प्रेशर एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तीन एनर्जी के बारे में जानोगे तब तो पढ़ाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, आओ भैया क्या होगा, देखो ध्यान से। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? प्रेशर एनर्जी इज वेरी सिंपल, कि भैया जितना उसके अंदर प्रेशर होगा और जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो प्रेशर एनर्जी कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली अ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये V मैं लिख देता हूं भैया। P मतलब क्या है मेरा? प्रेशर है, और V का क्या है मेरा? वॉल्यूम है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है भैया, आपको भी पता है क्या होता है? M इंटू जी इंटू एच। ये मेरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये भी आपको पता है क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। पर मुझे ये तीनों तो पढ़ना है, पर मुझे एक्चुअल में क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे ना पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ना है। किसके फॉर्म में? पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो भैया, प्रेशर एनर्जी होता है पीवी, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रेशर एनर्जी जो है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम चल गया तो क्या बच गया? सिर्फ प्रेशर। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिर्फ क्या हो गया? प्रेशर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होता है? mgh होता है, इसको डिवाइड कर दिए वॉल्यूम से। क्या आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास है, ये वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं। डेंसिटी को मैंने रो से दिखा दिया, तो वैल्यू क्या आ गया? रो जी एच। क्लियर है ना? अब आता है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? हाफ इंटू एम इंटू ये वी मेरा वेलोसिटी है। ध्यान दीजिएगा, ये v मेरा क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होने वाला है? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? v। तो भैया ये v क्या है? ये v क्या है? वॉल्यूम। ये v क्या है? मेरा वेलोसिटी। तो मास बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, तो हाफ रो वी स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज आपको पता चल गया। ये मेरा क्या था? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पर ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? जल्दी उतारो पहले।
एग्जाम में आएगा तो पहले भैया इतना दिखाएंगे पूरा अच्छे से तीनों चीज होता क्या है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बर्नौलीज थ्योरम में। देखो भैया बर्नौलीज क्या बोलता है, जैसे मान लो मेरा एक ये पाइप है, स्ट्रीमलाइन के फॉर्म में हमारा लिक्विड जा रहा है, और ये जो लिक्विड होता है भैया ये कैसा लिक्विड होता है, आइडियल लिक्विड होता है। और आइडियल लिक्विड जो होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है भैया, वो कहीं भी दबेगा उबेगा कुछ भी नहीं, डेंसिटी भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे देखना, ए पॉइंट पे, यहाँ पे इसका एरिया A1 है, यहाँ पे हाइट इसका H1 है, वेलोसिटी इसका V1 है, और मान लेते हैं प्रेशर यहाँ पे क्या है, P1 है। यहाँ पे देखो भैया मान लेते हैं इसका एरिया A2 है, हाइट H2 है, प्रेशर P2 है, और वेलोसिटी क्या है, V2 है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी पॉइंट पे सुनना, किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ, किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ किसका, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया था, V, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया था, रो जी एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया था, हाफ रो V स्क्वायर। आया था या नहीं आया था, ये हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। दिस इज माय बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो था ना पीपी, उसके बाद क्या है मेरा, रो जी एच, ये क्या था मेरा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद ये क्या है मेरा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये इसका सम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर मुझे मान लो इस दोनों पॉइंट पे निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि P1 प्लस डेंसिटी सेम रहेगा, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर के बराबर। यही मेरा क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे एरिया इंटू वॉल्यूम जो होगा ना, अब सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी जो होगा, A1 इंटू V1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिखा दीजिएगा। एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होता है, A2 इंटू V2 के बराबर। इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये बेसिकली होता है क्या पता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, ठीक है। इसको ना कभी कभी हम लोग क्यू से भी दिखा देते हैं, ठीक है। A1 V1 किसके बराबर होता है, हमेशा A2 V2 के बराबर होता है। एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, जल्दी उतार लेंगे फटाफट से, ठीक है। चलो क्लियर है, देखो लिखा हुआ भी है, इट स्टेट्स दैट इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम। एग्जाम में दिखा देंगे, पहले ये आप अच्छे से दिखा दीजिएगा, प्रेशर एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसका डायग्राम बना के ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में दिखा दीजिएगा A1 B1 इक्वल टू A2 V2 के बराबर होता है। इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोला जाता है, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़े क्या, एक टॉपिक और दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है मेरा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है या पिस्टन या कुछ भी ले सकते हो, इसके अंदर मेरे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स है। मैंने क्या किया भैया, इसको हीट दिया, हीट सप्लाई दिया, ठीक है भैया, क्या दिया, हीट दिया, सिंपली लिखो ना, हीट दिया मैंने, ठीक है। अब हीट दिए तो भैया क्या हुआ, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल्स का अपना क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो भैया हर मॉलिक्यूल्स का अपना क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। ऐसे मान लो ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर हीट कर देंगे तो मैं तो भैया इधर उधर 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 भागने लगूंगा, तो भैया मेरा इंटरनल एनर्जी में क्या आने लगेगा, चेंज आने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि भैया जो आप हीट सप्लाई करते हो, कुछ तो चला जाता है इंटरनल एनर्जी के चेंज में, और कुछ चला जाता है उसके वर्क डन में। कहां चला जाता है भैया, वर्क डन में। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि डेल्टा क्यू जो होता है वो किसके बराबर आता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर आता है। और यहाँ पे क्यू क्या है मेरा, हीट सप्लाइड है। यू मेरा क्या है, वैसे तो डेल्टा यू इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या है मेरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है।
और W क्या है मेरा? वर्क डन है। W क्या है मेरा? वर्क डन है। ठीक है, इक्वेशन ही दिखा देते हो तो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, एग्जाम में। अब देखो एक बात और बताऊं, वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो सिंपली क्या होगा, P क्या होता है, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तब क्या करेंगे? अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो आपको पता है इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? P डॉट पीवी डॉट P डॉट dV का, कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। तो ये मेरा आ जाता है वर्क का फॉर्मूला अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो। ठीक है ना? तो ये सब बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक सब कुछ बातें और बता दूं, देखो अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जितना V2 उतना ही मेरा क्या है? V1। अगर याद रखना, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन किसके बराबर आ जाता है? जीरो के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि V2 माइनस V1 जीरो हो गया। जीरो से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे अगले स्लाइड में, देखो ध्यान से, कि बोला अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि वर्क जो होता है वो होता है P V2 माइनस V1 के बराबर, और V2 माइनस V1 ये तो अगर दोनों सेम है तो ये वैल्यू जीरो हो गया, तो वर्क भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, अगर मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब जहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, क्यू का वैल्यू वहां पे जीरो हो जाएगा। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको पता है डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। अगर क्यू मेरा जीरो है तो यहाँ पे डेल्टा यू किसके बराबर आ जाता है? डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ये सब हमारा कुछ स्पेशल केसेस होता है जो आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको तीन टॉपिक सिंपली में पढ़ाया है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया, एक मैंने आपको पढ़ा दिया बर्नौलीज थ्योरम, एक मैंने आपको पढ़ा दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। रुको 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 रुको, एक बात बता देता हूं, अभी सर्च करना प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको अच्छे से कर लेना, गारंटी क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरा एक वीडियो डला हुआ है। ठीक है, लिखना प्रोजेक्टाइल मोशन बेंजीन क्लासेस, देखना एक आएगा, मेरा ही वीडियो आएगा, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक और टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आना ही आना है। इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से कर लीजिएगा। ये तो आप टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, काफी है फिलहाल के लिए, इतना ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।